बैटमैन एक ऐसा सुपर हीरो जिसके पास ना कोई सुपर पावर है, ना किसी एलियन रेस का ब्लड और ना ही कोई मैजिक। और फिर भी पूरी डीसी यूनिवर्स उससे डरती है, क्योंकि बैटमैन की असली पावर उसका सूट नहीं, उसका गैजेट्स नहीं, उसकी असली पावर है उसका दिमाग। एक ऐसा दिमाग जो हमेशा 10 लोगों से 10 कदम आगे का सोचता है। एक ऐसा इंसान जो अपने दोस्तों के खिलाफ सीक्रेट प्लान बना के रखता है, जो अपने दिमाग के अंदर बैकअप पर्सनालिटीज क्रिएट करके रखता है, और जो कभी कभी इतनी अजीब सिचुएशन में फंस जाता है कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज तक हमने बैटमैन की बहुत बड़ी स्टोरीज देखी है। नाइटफॉल, जिसमें बैन ने उसकी स्पाइन तोड़ दी थी, हश, नो मैन्स लैंड और ईयर वन। लेकिन आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ बैटमैन की 8 सबसे वाइल्ड, अनबिलीवेबल और पागल भरी स्टोरी लाइन में। और ट्रस्ट मी, जैसे जैसे हम लिस्ट में आगे बढ़ेंगे स्टोरीज और ज्यादा इंसेन होती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 8 से। नंबर 8 पे आती है हमारी पहली स्टोरी, बैटमैन का एलियन बेटा ज़ारो। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बैटमैन का एक बेटा था तो शायद तुम मान लोगे, लेकिन अगर मैं बोलूं कि उसका बेटा एक एलियन स्टारफिश था तो तुम्हें लगेगा कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, ये एक्चुअली कॉमिक कैनन है। स्टोरी स्टार्ट होती है जस्टिस लीग नो जस्टिस इशू नंबर 3 से। अर्थ पे अटैक करता है स्टारो, एक जाइंट एलियन स्टारफिश जो लोगों के चेहरे पे चिपक कर उनको पूरी तरीके से माइंड कंट्रोल कर सकता है। अगर तुमने सुसाइड स्क्वाड देखी है 2021 वाली, तो तुम स्टारो को ऑलरेडी लाइव एक्शन में देख चुके हो। अब इवेंचुअली जस्टिस लीग स्टारो को हरा देती है, लेकिन बैटल के बाद बैटमैन कुछ ऐसा करता है जो सिर्फ बैटमैन ही कर सकता है। जब सब लोग मिशन खत्म समझ कर वापस जा रहे थे, तब बैटमैन स्टारो के एक जेनेटिक फर्मेंट को सीक्रेटली कलेक्ट कर लेता है और उसको अपने साथ बैट केव के अंदर ले जाता है। उसका प्लान सिंपल था, एलियन बायोलॉजी को स्टडी करना। लेकिन चीजें जैसे हम प्लान करते हैं वैसे तो होती नहीं, क्योंकि वो फ्रेगमेंट धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, उसमें कॉन्शियसनेस डेवलप होना चालू हो जाती है। और फिर एक दिन वो बैटमैन से बात करना शुरू कर देता है और खुद का नाम रखता है ज़ारो। ज़ारो प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस किया गया जस्टिस लीग इशू नंबर 10 में, और उसकी इमोशनल स्टोरी जस्टिस लीग इशू नंबर 29 तक चलती है। और ऑनेस्टली ज़ारो शायद डीसी यूनिवर्स का सबसे वियर्ड कैरेक्टर्स में से एक है, क्योंकि वो बैटमैन को डैड बुलाता है, खुद को बेस्ट रॉबिन मानता है और साइकिक पावर से जस्टिस लीग की हेल्प भी करता है। एक पॉइंट पे उसने पूरी जस्टिस लीग को ही एक्सीडेंटली माइंड कंट्रोल कर दिया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़ारो असल में स्टारो का ऑपोजिट बन जाता है। जहाँ स्टारो लोगों को कंट्रोल करके दुनिया जीतना चाहता था, वहीं ज़ारो एक हीरो बनने की कोशिश करता है। ज़ारो क्विकली फैन फेवरेट कैरेक्टर बन गया था और रीडर्स ने उसको अनएक्सपेक्टेडली बहुत पसंद किया। ज़ारो बेसिकली स्टारो का गुड सन वर्जन था। विलेनियस डीएनए होने के बावजूद वो हीरो बनना चाहता था। मतलब टेक्निकली बैटमैन ने अननोइंगली एक एलियन को अडॉप्ट कर लिया था, और ये डीसी की सबसे वियर्ड, फनी और सरप्राइजिंगली होलसम स्टोरीज में से एक है। अब नंबर 7 में आती है हमारी अगली स्टोरी, बैटमैन ऑफ ज़ोरेन आर। अब बात करते हैं बैटमैन की सबसे क्रीपी पर्सनैलिटीज में से एक की। और ऑनेस्टली ये कंसेप्ट इतना अजीब है कि पहली बार सुनने पे लगता है कि ये कोई फैन थियरी है, लेकिन ये सब एक्चुअली कॉमिक की असली स्टोरीज है। स्टोरी स्टार्ट होती है ग्रैंट मॉरिसन की लेजेंडरी बैटमैन रन से। पहला हिंट बैटमैन इशू नंबर 655 में दिया गया था, लेकिन फुल रिवील हुआ बैटमैन रेस्टिंग पीस आर्क में, बैटमैन इशू नंबर 676 से बैटमैन इशू नंबर 683। ये स्टोरी लाइन में ब्लैक ग्लो ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर हर्ट मिलकर बैटमैन को मेंटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। प्लान सिंपल था, ब्रूस वेन के दिमाग को तोड़ के बैटमैन को खत्म कर देना। लेकिन उन्हें एक चीज का अंदाजा नहीं था, बैटमैन ऑलरेडी इस पॉसिबिलिटी के लिए तैयार था। सालों पहले ब्रूस ने अपने ही ब्रेन के अंदर एक बैकअप पर्सनालिटी क्रिएट करके रख दी थी। अगर कभी उसका असली दिमाग कोलैप्स हो जाए तो एक इमरजेंसी पर्सनालिटी एक्टिव हो जाए, और इसी पर्सनालिटी का नाम था बैटमैन ऑफ ज़ोरेन आर। ये नॉर्मल बैटमैन नहीं था, ये ज्यादा प्रिमिटिव था, ज्यादा सैवेज था और ऑलमोस्ट रूल्सलेस था। इसका कॉस्ट्यूम भी कम्प्लीटली डिफरेंट था, रेड, पर्पल एंड येलो। वो पेन को इग्नोर करता था, ज्यादा वायलेंट फाइट करता था और सिर्फ सर्वाइव करना जानता था। ये कौन सी कंसेप्ट असल में 1958 के सिल्वर एज कॉमिक बैटमैन इशू नंबर 113 से आया था। उस वक्त ज़ोरेन आर्क एक एलियन बैटमैन का कंसेप्ट था, लेकिन ग्रैंट मॉरिसन ने उसको कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल हॉरर कंसेप्ट में कन्वर्ट कर दिया। ज़ोरेन आर्क का मीनिंग एलियन लैंग्वेज में होता है ही whose heart is as strong as the thunder। इस सैवेज बैटमैन का इन्फ्लुएंस बैटमैन डेथ इन द फैमिली एनिमेटेड मूवी में महसूस किया जा सकता है, तो क्लासिक वर्जन बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड सीरीज में भी दिखाया गया है। और ऑनेस्टली ये स्टोरी लाइन प्रूव करती है कि बैटमैन सिर्फ क्रिमिनल से नहीं लड़ता, कभी कभी वो अपने दिमाग के अंदर भी एक वॉल लड़ रहा होता है। अब हमारी अगली स्टोरी आती है, स्टोरी नंबर 6, कोर्ट ऑफ ऑल्स। बैटमैन को हमेशा से लगता था कि गॉथम को उससे बेहतर कोई नहीं जानता, और ऑनेस्टली अगर कोई इंसान गॉथम को समझ सकता था तो वो बैटमैन ही था। उसने अपनी पूरी जिंदगी उस सिटी को प्रोटेक्ट करने में लगा दी थी, लेकिन फिर उसको पता चलता है कि गॉथम में एक ऐसा सीक्रेट था जो अब तक उससे छुपा हुआ था। ये स्टोरी लाइन न्यू 52 कंटिन्यूटी में आई थी, बैटमैन वॉल्यूम नंबर 2 इशू नंबर 1 to 12। कोर्ट ऑफ ऑल्स गॉथम की सबसे रिच और पावरफुल फैमिलीज की सीक्रेट सोसाइटी थी, जो सेंचुरीज से शैडोज में रहकर सिटी को कंट्रोल कर रही थी। पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, जजेस, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, सबके कनेक्शन कोर्ट तक पहुंचने थे। लेकिन सबसे डेंजरस चीज थी टालोस।
कोर्ट का पर्सनल असैसिन्स, हाईली ट्रेंड किलर्स जो मरने के बाद भी वापस आ सकते थे, और कुछ टैलोस तो सेंचुरीज तक पुराने थे। बैटमैन को पहली बार रियलाइज हुआ कि शायद गॉथम उससे भी ज्यादा डार्क है और उससे भी ज्यादा पुराना। कोर्ट ऑफ फॉल्स के हिडन सिंबल्स गॉथम के आर्किटेक्चर में इंटेंशनली प्लेस किए गए थे। अगर ध्यान से देखो तो सिटी के बिल्डिंग्स में ऑल इमेजिनरी मिलती है। स्टोरी का फेमस डायलॉग था गॉथम इज नॉट योर्स, और ये लाइन बैटमैन के लिए बहुत पर्सनल थी क्योंकि पहली बार किसी ने उसको बताया था कि गॉथम पर उसका पूरा कंट्रोल नहीं है। कोर्ट ऑफ फॉल्स को गॉथम टीवी सीरीज सीजन 2 और 3 में एडप्ट किया गया था, और बैटमैन वर्सेस रॉबिन एनिमेटेड मूवी में भी उसको दिखाया गया था। और ऑनेस्टली ये स्टोरी लाइन सिर्फ कोर्ट के बारे में नहीं थी, ये बैटमैन के ईगो को चैलेंज करने वाली स्टोरी थी, क्योंकि पहली बार उसको एहसास हुआ कि उसकी अपनी सिटी में भी ऐसे राज है जो उसको खुद को भी नहीं पता। नंबर 5 पे आती है हमारी अगली स्टोरी, डेमियन वेन का अराइवल। अब तक हमने बैटमैन के एनिमीज और उसके सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी थी, लेकिन नंबर 5 पे आती है एक ऐसी स्टोरी जिसने बैटमैन की पर्सनल लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर दिया, और उस स्टोरी का नाम है डेमियन वेन, बैटमैन का खुद का बेटा। वेन डीसी यूनिवर्स में तालिया अल गुल, जो रास अल गुल की बेटी थी, बैटमैन के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन ब्रूस वेन को कभी अंदाजा भी नहीं था कि उस रिलेशनशिप का एक बेटा भी हो सकता है। प्रॉपर इंट्रोडक्शन हुआ बैटमैन इशू नंबर 655 में, और उसकी फुल स्टोरी ग्रैंट मॉरिसन ने बैटमैन एंड सन आर्क में एक्सप्लोर करी। एक दिन तालिया अचानक डेमियन को लेकर बैटमैन के सामने आ जाती है और उसको बताती है कि ये तुम्हारा बेटा है। और ऑनेस्टली बैटमैन के लिए खबर किसी शॉक से कम नहीं थी, लेकिन असली सरप्राइज तो बाकी था, क्योंकि डेमियन कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। उसका पूरा बचपन लीग ऑफ असैसिन्स के बीच में गुजरा था। उसने स्कूल नहीं देखा था, उसने नॉर्मल दोस्ती नहीं देखी थी, उसने सिर्फ ट्रेनिंग देखी थी, स्वॉर्ड्स, मार्शल आर्ट्स, असैसिनेशंस एंड कॉम्बैट। सिर्फ 10 साल की उम्र में डेमियन ऑलरेडी एक ट्रेंड किलर था, और इसी वजह से जब वो गॉथम आता है तो वो खुद को सबसे सुपीरियर समझता है। वो बैटमैन को वीक मानता है, रॉबिन को पसंद नहीं करता, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किलिंग में देखता है। एक पॉइंट पे तो वो टीम ड्रैग को भी ओपनली चैलेंज कर देता है, लेकिन धीरे धीरे बैटमैन उसको समझाना स्टार्ट करता है उसको हीरो होना और किलर होना दोनों अलग चीजें हैं। और वही डेमियन जो पहले सबको इंफीरियर समझता था, इवेंचुअली बैटमैन का रॉबिन बन जाता है। डेमियन ऑफिशियली सबसे यंग और सबसे वायलेंट रॉबिन में से एक माना जाता है। डेमियन का नाम ब्रूस वेन के एक पुराने एंसेस्टर से इंस्पायर्ड था। डेमियन को सन ऑफ बैटमैन, बैटमैन वर्सेस रॉबिन एंड बैटमैन बैड एंड ब्लड जैसी मूवीज में हमें दिखाया गया है। और ऑनेस्टली डेमियन की स्टोरी बैटमैन के बेटे की स्टोरी नहीं लगती, ये एक असैसिन की हीरो बनने की स्टोरी है। अब नंबर 4 पे आती है हमारी अगली स्टोरी, द बैटमैन हू लाफ्स। अगर तुम बैटमैन के फैन हो तो चांसेस है तुमने इस कैरेक्टर की इमेज कभी ना कभी तो जरूर देखी होगी। स्पाइक्ड विजर, क्रीपी स्माइल और एक ऐसा फेस जो बैटमैन और जोकर दोनों जैसा लगता है। यह है द बैटमैन हू लाफ्स। और ऑनेस्टली ये बैटमैन की सबसे हॉरिफाइंग वर्जन्स में से एक है। ये कैरेक्टर डार्क मल्टीवर्स से आता है। पहला अपीयरेंस हुआ था डार्क डेज द कास्टन इशू नंबर 1 में, और उसकी फुल स्टोरी डार्क नाइट मेटल इवेंट में एक्सप्लोर करी गई थी। स्टोरी एक अल्टरनेट यूनिवर्स में सेट है। इस यूनिवर्स का बैटमैन फाइनली जोकर को रोक देता है, लेकिन जोकर मरने से पहले अपना फाइनल ट्रैप सेट कर चुका होता है, जोकर टॉक्सिन। जैसे ही बैटमैन जोकर को मार देता है, वो टॉक्सिन उसके बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, और धीरे धीरे ब्रूस वेन ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ स्कैरी पार्ट यह है कि वो सिर्फ जोकर नहीं बनता, वो बैटमैन भी रहता है। उसके पास अभी भी बैटमैन की इंटेलिजेंस है, उसकी प्लानिंग है, उसकी डिटेक्टिव स्किल्स है, और साथ ही जोकर के मैडनेस भी। मतलब इमेजिन करो बैटमैन का ब्रेन और जोकर की इंसैनिटी, और एक ऐसा मॉन्स्टर जो पूरे मल्टीवर्स के लिए थ्रेट बन जाता है। बैटमैन हू लाफ्स इवेंचुअली अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जस्टिस लीग को मैनिपुलेट करता है, और बाद में डार्क मल्टीवर्स के सबसे डेंजरस विलेंस में से एक बन जाता है। कैरेक्टर इतना पॉपुलर हुआ था कि डीसी ने उसको मल्टीपल मेजर इवेंट्स में सेंट्रल विलन तक बना दिया था। उसके लाफ इंटेंशनली जोकर और बैटमैन दोनों के ट्रेड्स को कंबाइन करके बनाई गई थी। और ऑनेस्टली अगर बैटमैन कभी कंप्लीटली ब्रेक हो जाए तो शायद वही बनेगा जो बैटमैन हू लाफ्स है। अब नंबर 3 पे आती है हमारी अगली स्टोरी, बैटमैन की एक्चुअल डेथ। मोस्ट कैजुअल फैंस को लगता है कि बैटमैन कभी सच में मर ही नहीं सकता, क्योंकि कॉमिक में डेथ परमानेंट नहीं होती, हीरोज वापस आ ही जाते हैं। लेकिन वक्त ऐसा भी था जब पूरी दुनिया को लगा था कि ब्रूस वेन सच में मर चुका है। ये स्टोरी बैटमैन रेस्ट इन पीस आर्क और फाइनल क्राइसिस के इवेंट के दौरान हुई थी। ग्रैंट मॉरिसन की ये स्टोरी लाइन बैटमैन की हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरीज में से एक मानी जाती है। सब कुछ स्टार्ट होता है ब्लैक ग्लोव ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर हर्ट के साथ। उनका मिशन सिंपल था, बैटमैन को फिजिकली नहीं मेंटली डिस्ट्रॉय करना, और धीरे धीरे वो ब्रूस वेन की पूरी लाइफ को कोलैप्स कर देते हैं। लेकिन असली डिजास्टर फाइनल क्राइसिस में आता है। डार्क साइड डीसी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल विलेंस में से एक। उसके अगेंस्ट बैटल के दौरान बैटमैन एक इम्पॉसिबल डिसीजन लेता है। वो डार्क साइड का सामना करता है, और फाइनली डार्क साइड अपनी ओमेगा बीम से उसको हिट कर देता है। उसके बाद पूरी दुनिया को लगा कि बैटमैन मर चुका है।
इसके बाद बैटल फॉर द काउल स्टोरी लाइन आती है, जहां गौतम बिना बैटमैन के सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था। फिर आता है डिक ग्रेसन, जो ओरिजिनली रॉबिन था, इवेंचुअली बैटमैन का मेंटल संभालता है और पहली बार रीडर्स ने नए बैटमैन को देखा था। इस इवेंट के टाइम बहुत से फैंस जनरली बिलीव करने लगे थे कि डीसी परमानेंटली ब्रूस वेन से मूव कर चुका है। बैटमैन ने अपनी डेथ से पहले ही मल्टीपल कंटिजेंसी प्लान बना के रखे थे ताकि उसकी लेगेसी कंटिन्यू हो सके। बाद में रिवील होता है कि ब्रूस एक्चुअली कभी मरा ही नहीं था, डार्कसाइड के ओमेगा बीम ने उसको स्ट्रीम में थ्रो कर दिया था। तो वापस आने के लिए हिस्ट्री के अलग अलग एरा से गुजरना पड़ा था। वो एक अलग स्टोरी है जो मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। इस स्टोरी लाइन का इमोशनल और डार्क टोन बैटमैन डेथ इन द फैमिली और एनिमेटेड बैटमैन प्रोजेक्ट्स में इनडायरेक्टली दिखाया जा चुका है। और ऑनेस्टली ये स्टोरी प्रूव करती है कि गौतम को बैटमैन की कितनी जरूरत है, क्योंकि जब बैटमैन नहीं था तो पूरी सिटी को रियलाइज हुआ कि उसने कितना बड़ा रोल प्ले किया था। अब नंबर 2 पे आती है हमारी वो स्टोरी जहां बैटमैन ने ग्रीन लैंटर्न की रिंग पहनी थी। बैटमैन की सबसे डेंजरस पावर क्या है? उसका सूट, उसके गैजेट्स या उसकी फाइटिंग स्किल्स? नहीं, ये कोई भी बैटमैन की सबसे ग्रेट पावर नहीं है। बैटमैन की सबसे डेंजरस पावर है उसकी विल पावर। और इसी विल पावर की वजह से एक बार ग्रीन लैंटर्न रिंग ने भी उसको चूज करने की कोशिश की थी। ये स्टोरी में पूरी यूनिवर्स एक नाइटमेयर में बदल जाती है। ब्लैक लैंटर्न रिंग्स डेड हीरोज और विलन्स को वापस ला रही होती है और हर तरफ केओस का माहौल होता है। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक मोमेंट आता है जहां ग्रीन लैंटर्न पावर रिंग बैटमैन को चूज करने की कोशिश करती है। और ऑनेस्टली अगर डीसी यूनिवर्स में किसी इंसान की विल पावर ग्रीन लैंटर्न लेवल की हो सकती है तो वो बैटमैन ही है, क्योंकि ब्रूस वेन ने अपनी पूरी जिंदगी इम्पॉसिबल सिचुएशंस को सर्वाइव करने में निकाली है। उसने अपने फियर्स को कंट्रोल करना सीखा है, उसने पेन को वेपन बनाया है और उसने अपने आप को मेंटली इतना डिसिप्लिन किया है कि नॉर्मल इंसान उस लेवल तक पहुंच भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ आता है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। रिंग उसको परमानेंटली एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि बैटमैन का पूरा पर्सोना फियर के अराउंड बिल्ड होता है। वो फियर को यूज करता है, वो फियर को प्रोजेक्ट करता है, वो फियर को वेपन बनाता है। और इसी वजह से ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के आइडियल्स और बैटमैन के मेथड्स कंप्लीटली मैच नहीं होते। लेकिन सिर्फ इतना फैक्ट कि रिंग ने उसको कंसीडर किया, ये बैटमैन की मेंटल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ब्लैकेस्ट नाइट के दौरान बैटमैन का कनेक्शन ब्लैक लैंटर्न माइथोलॉजी से भी हुआ था और उसके डेड वर्जन को लेकर मल्टीपल डिस्टर्बिंग मोमेंट्स भी दिखाए गए थे। बहुत से फैंस इस मोमेंट को बैटमैन के सबसे पावरफुल नॉन कॉम्बैट फीट्स में से एक मानते हैं, क्योंकि ये उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है। और ऑनेस्टली बैटमैन का सबसे बड़ा वेपन बैटरिंग था ही नहीं, उसका सबसे बड़ा वेपन हमेशा से उसका दिमाग और उसकी विल पावर रही थी। नंबर 1 की तरफ टावर ऑफ बेबल, बैटमैन का मास्टर प्लान। और अब आती है वो स्टोरी लाइन जो शायद बैटमैन के कैरेक्टर को सबसे परफेक्टली डिफाइन करती है, टावर ऑफ बेबल। ये स्टोरी लाइन JLA इशू नंबर 43 से 46 में पब्लिश हुई थी और इसके लेजेंडरी राइटर थे मार्क वेड। और ऑनेस्टली ये सिर्फ बैटमैन की सबसे डेंजरस स्टोरी लाइन नहीं है, ये बैटमैन की सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी लाइन्स में से एक है, क्योंकि इस स्टोरी ने एक ऐसा सवाल उठाया था जिसका जवाब आज तक फैन डिस्कस करते हैं। क्या बैटमैन अपने दोस्तों पर सचमुच में ट्रस्ट करता है या नहीं? स्टोरी स्टार्ट होती है एक सिंपल आइडिया से। बैटमैन को हमेशा से पता था कि जस्टिस लीग के मेंबर्स दुनिया के सबसे पावरफुल हीरोज हैं, लेकिन उसको यह भी पता था कि अगर कभी इनमें से कोई करप्ट हो गया, माइंड कंट्रोल में आ गया या विलन बन गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। और इसी वजह से बैटमैन ने सीक्रेटली हर जस्टिस लीग मेंबर के अगेंस्ट कंटिजेंसी प्लान बना के रखा था। डिटेल्ड एंड हाईली क्लासिफाइड प्लान्स, सुपरमैन के अगेंस्ट क्रिप्टोनाइट बेस्ड वेपन्स, वंडर वुमन के अगेंस्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, फ्लैश के अगेंस्ट स्पेशली डिजाइंड वाइब्रेटिंग बुलेट, ग्रीन लैंटर्न के अगेंस्ट उसकी वीकनेसेस, एक्वामैन के अगेंस्ट कस्टमाइज्ड स्ट्रेटजीज, हर हीरो के लिए एक डेडिकेटेड टेक डाउन प्लान। और बैटमैन ने ये सब सीक्रेटली रिकॉर्ड करके रखा था। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रास अल गुल बैटमैन के बैट कंप्यूटर से ये सारे प्लान्स चुरा लेता है और फिर वही प्लान्स यूज करके पूरी जस्टिस लीग को सिस्टमेटिकली अटैक करता है। एक एक करके लीग के हर मेंबर को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देता है। और सबसे शॉकिंग बात, रास अल गुल अपनी इंटेलिजेंस यूज नहीं कर रहा होता, वो बैटमैन की इंटेलिजेंस यूज कर रहा होता है। बैटमैन के खुद के प्लान्स, बैटमैन के खुद के सीक्रेट्स, बैटमैन की खुद की डर। जब जस्टिस लीग को पता चलता है कि बैटमैन ने सीक्रेटली उन सब के खिलाफ प्लान बना के रखा है तो सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। सुपरमैन फ्यूरियस हो जाता है, बाकी मेंबर्स शॉक्ड हो जाते हैं और लीग के अंदर ट्रस्ट कंप्लीटली ब्रेक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्हें रियलाइज होना स्टार्ट होता है कि बैटमैन ने उन्हें कभी उनका दोस्त माना ही नहीं। बैटमैन ने उनको हमेशा से एक पोटेंशियल थ्रेट माना था। और ऑनेस्टली इसी वजह से ये स्टोरी लाइन इतनी पावरफुल भी है, क्योंकि यहाँ बैटमैन किसी विलन से नहीं लड़ रहा था, वो अपनी ओन फिलोसॉफी के कंसिक्वेंसेस को फेस कर रहा था। टावर ऑफ बेबल के बाद डीसी कॉमिक्स में बैटमैन के कंटिजेंसी प्लान्स एक रिकरिंग कंसेप्ट बन गए और फ्यूचर की मेजर स्टोरी लाइन्स इसी आइडिया से इंस्पायर हुई। सुपरमैन के अगेंस्ट बैटमैन के प्लान्स में सिर्फ क्रिप्टोनाइट नहीं था, मल्टीपल लेयर्ड बैकअप ऑप्शंस भी थे, क्योंकि बैटमैन कभी भी एक सिंगल सॉल्यूशन पर डिपेंड नहीं करता था। इस स्टोरी लाइन को जस्टिस लीग डूम एनिमेटेड मूवी में अडॉप्ट किया गया था।
फैंस आज भी उस मूवी को जस्टिस लीग की बेस्ट एनिमेटेड मूवी मानते हैं। और ऑनेस्टली अगर कोई एक स्टोरी बैटमैन के कैरेक्टर को समराइज करती है तो शायद वो टावर ऑफ बेबल ही है, क्योंकि बैटमैन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी उसी स्टोरी में दिखाई देता है। तो ये थी बैटमैन की 8 सबसे बड़ी अनबिलीवेबल, इंसेन और माइंड ब्लोइंग कॉमिक स्टोरी लाइंस। और ऑनेस्टली इन स्टोरीज को देखने के बाद एक बात क्लियर हो जाती है, बैटमैन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं है, वो एक आइडिया है, एक ऑब्सेशन, एक वार्निंग और कभी कभी एक ट्रेजेडी भी। इसी वजह से इतने सालों बाद भी बैटमैन कॉमिक हिस्ट्री का सबसे फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। अब मुझे कमेंट में जरूर बताना इनमें से तुम्हें सबसे शॉकिंग स्टोरी लाइन कौन सी लगी, ज़ारो, कोर्ट ऑफ ऑल्स, बैटमैन हू लाफ्स या फिर टावर ऑफ बाइबल। और अगर तुम चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम बैटमैन की और भी डार्क स्टोरीज को कवर कर सकते हैं, जैसे बैटमैन के इविल वर्जन्स, जोकर के डार्केस्ट कॉमिक मोमेंट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि ऐसे ही डीप कॉमिक लोर वीडियोस तुम तक पहुंचते रहे। मैं मिलता हूं तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।